ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। नमस्कार, प्राइवेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं। शीला ने जहां अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए और भुनाने के लिए एक के बाद एक नए नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरे एक नई तरीके के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में जुड़ चुकी है। इन सबके बीच में जेडीयू भी है, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, और आम आदमी पार्टी भी है। यानी इस बार का जो चुनाव दिल्ली के अंदर होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। ये बात लगातार कही जा रही है, पर कौन किस पर वार करेगा और कौन किसका नुकसान करेगा और कौन बनेगा आखिर दिल्ली का किंग, यह है सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही वोटरों को रिझाने, लुभाने और मनाने की हर मुमकिन कोशिश तेज हो गई है और चुनाव में पहले कई सवाल हैं जो यहां की हवाओं में तैर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर पिछले 15 साल से काबिज शीला एक बार फिर दिल्ली की किंग बनेगी, या फिर केजरीवाल की झाड़ू शीला के पंजे को मात देगी, या फिर आंतरिक कलह से उभरी बीजेपी सत्ता का रास्ता बना पाएगी? ये सब बड़े सवाल बने हुए हैं। बीजेपी ने जब से विजय गोयल को पीछे कर हर्षवर्धन को सीएम पद के लिए आगे किया, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश फैसले के साथ ही थम सा गया। बीजेपी ने जहां शीला दीक्षित के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, तो वहीं केजरीवाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में महाभारत छिड़ा। ओपिनियन पोल के नतीजों से खिलखिलाए केजरीवाल पर तौकीर रजा से समर्थन मांगने के मामले पर उंगली उठी, क्योंकि तौकीर रजा पर बरेली में दंगा भड़काने का आरोप है। एक कह रहा है कि केजरीवाल उसके इशारे पर काम करते हैं, तो दूसरा कह रहा है कि केजरीवाल किसी और के इशारे पर है। हमसे मिले हैं और जाके मौलाना राजा से मिलेंगे, हमसे मिलेंगे तो उनसे भी मिलेंगे। बकरा हाउस फर्जी है, एनकाउंटर, वो कभी नहीं कहेंगे। और कश्मीर को अलग कर दो और पाकिस्तान को दे दो, ये हमारे से मिले हुए तो कभी नहीं कहेंगे। मुझे सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब की इस पॉलिटिक्स पर एतराज है कि उन्हें अब ये सब कैसे याद आ रहा है कि ये जो पूरा इन्होंने अन्ना हजारे का जो पूरा आंदोलन चला, उसके अंदर आरएसएस इन्वॉल्व थी और आरएसएस ने और बीजेपी ने खुद ये बात कही कि अन्ना हजारे के पूरे मूवमेंट में आरएसएस के लोगों ने सपोर्ट किया, सारा इंतजाम किया जो रामलीला के मैदान में किया था। लेकिन यही एक वजह थी जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ और खुसूसन मुसलमान वहाँ नज़र नहीं आते थे।
और वो हमेशा इनकी पार्टी को, आप पार्टी को, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समझते रहे हैं। केजरीवाल किसी के हो न हो, पर वो कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने पर तुले हैं। ये बात दोनों ही पार्टियां जानती हैं, इसलिए दोनों पार्टियां लगातार केजरीवाल पर हमला बोल रही हैं। इसी बीच दिल्ली के मटिया महल के विधायक शोएब इकबाल जेडीयू में शामिल हो गए, जिससे जेडीयू की ताकत में तो इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में दिल्ली का ये दंगल किस ओर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, इसके अलावा डॉक्टर दीपिका शर्मा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसके अलावा अफजल अब्बास साहब जेडीयू की ओर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले सीधा सवाल शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। आलोक जी, लगातार अब जो है चुनावी बिगुल तो बज ही चुका है, तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, पर ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के आपको नहीं ले डूबेगा? इतने साल आपने यहां पर राज किया एक तरफा, और अब ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना ज्यादा आपको लगता है, प्रैक्टिकली बताइएगा, आपको मुसीबत में डालेगा या नहीं? सिद्धार्थ भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब कोई सत्ताधारी दल होता है और लगातार कई टर्म से वो रहता है, तो स्वाभाविक है एंटी इनकम्बेंसी उसके विधायकों के खिलाफ भी रहती है, उसकी पार्टी के खिलाफ भी रहती है, और कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश और असंतोष भी रहता है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड से, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, माइग्रेशन होता है, तो वहां पर सभी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी समझता हूं कि भाजपा भी, जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, वो पिछले 2 टर्म से कॉर्पोरेशन के अंदर, तीनों कॉर्पोरेशन के अंदर काबिज है। ठीक है, मैं समझता हूं कि जो बेसिक चीजें हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ ज्यादा है, कांग्रेस के खिलाफ मैं समझता हूं अभी भी कम है। और ये मुसीबत बन सकता है? आपको लगता है कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी आपके लिए नहीं, उनके लिए भी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। हाँ, नाराजगियां जरूर जनता के अंदर कुछ मुद्दों पर रही होंगी, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह से विकास की तीव्र गति रही है और 15 वर्षों में दिल्ली का जिस तरह से चेहरा बदला है, दिल्ली की जनता चौथी बार पुनः, नहीं मतलब आप जो कह रहे हो उससे शायद ये मैं समझ पा रहा हूं कि एमसीडी के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर भी लोग परेशान हैं, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है जरूर। तो ये ज्यादा बड़ी इनकम्बेंसी आपको लगता है? मैं समझता हूँ कॉर्पोरेशन का जो काम है, सफाई है, लोकल जो मुद्दे हैं, कुछ ज्यादा लोगों के दिल को और उस चीज को छूते हैं। दीपिका जी, कैसे देखती हैं आप इसको? आपके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी और आप लगातार सरकार को घेर रहे थे, आप अपने दामन साफ नहीं कर पा रहे, कैसे उनका बुरा गंदा बताएंगे? सिद्धार्थ, जिसको भी राजनीति की ABCD भी आती हो, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूंगी कि जो आम जनता होती है उसको लेवल ऑफ गवर्नेंस का ध्यान नहीं होता कि MCD में ये सरकार है, स्टेट में ये सरकार है, केंद्र में। बेसिकली आमतौर पे जनता को केंद्र में कौन सी सरकार होती है, राज्यों में कौन सी सरकार होती है, उसका ध्यान होता है। अधिकांश जनता को ये भी नहीं पता होता कि म्यूनिसिपल वार्ड्स होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है कांग्रेस के खिलाफ, साथ में जिस तरीके से स्कैम्स हुए हैं यूपीए सरकार में, और कांग्रेस की सरकार तो दिल्ली में है, जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज बढ़ा है। अब प्याज और टमाटर ले लीजिए, 100 रुपए पर किलो के भाव से जा रहे हैं मार्केट के अंदर, चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया है, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि कांग्रेस गवर्नमेंट। यहाँ भी आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, दिल्ली के लोकल मुद्दे आपको लगता नहीं आपके खिलाफ ही जा रहे हैं कि नहीं? आप भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय मुद्दा लगातार बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, महंगाई भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है, यहाँ बुनियादी मुद्दे कहाँ हैं दिल्ली के? नहीं, देखिए सिद्धार्थ, बात इसकी नहीं है कि बुनियादी मुद्दे नहीं है। हमने जो मैनिफेस्टो दिया है, हमारी जो पार्टी ने लगातार साइन बोर्ड्स में देती है, ये रैलीज में, एमपी में भी कह रहे हैं यही बात, और राजस्थान में भी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, ये बहुत बढ़ गई, पर आप दिल्ली की जब बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर सिचुएशन आपको नहीं लगता बदल जाती है? देखो सिद्धार्थ, महंगाई और करप्शन तो ऑल इंडिया फिनोमिना है, और जहां जहां इलेक्शन होगा वहां वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और महंगाई, ये मुद्दे कॉमन है। परंतु मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि भाजपा पावर में नहीं है दिल्ली में 15 साल से, और ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं माननीय शीला जी को ये श्रेय देती हूँ कि उन्होंने दिल्ली का डेवलपमेंट किया है, परंतु मान रही हैं? नहीं, देखिए वो एक बहुत ही अच्छी शासक हैं, और जो अच्छा है अक्रॉस द पार्टी। ये तो बीजेपी के सुर नहीं थे। नहीं, देखिए सुनिए सिद्धार्थ,
आपको ये बात समझनी होगी कि एक व्यक्तिगत नेता अगर अच्छा भी है, परंतु उसकी जो पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी की पॉलिसीज हैं, और जिस प्रकार से उसकी गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस जो है उस पे क्वेश्चन मार्क बहुत जबरदस्त तरीके से उठे हुए हैं। मैं शीला दीक्षित जी की व्यक्तिगत रूप से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारी पार्टी भी करती है। ये तो कमोबेश मनमोहन सिंह वाली स्थिति है आप जो केंद्र में बताते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे दिल्ली में जो केंद्र में स्थिति है इस समय, वही एग्जैक्टली दिल्ली में रिफ्लेक्ट हो रही है। शीला दीक्षित जी का अपना स्टेचर जो है बहुत अच्छा है, उनकी प्रतिष्ठा है, परंतु जो वो प्रतिष्ठा तो भारी पड़ रही है आपको मैम। नहीं देखिए, जो कांग्रेस सरकार का करप्शन और महंगाई का मुद्दा है, जिस प्रकार से आम आदमी त्रासित हो रहा है, परेशान हो रहा है इनके रूल में, केंद्र से जुड़ी हुई चीज है। नहीं देखिए, लोकल लेवल पे तो कहां करप्शन इतनी ज्यादा हुई है, 2G स्कैम में हुई है। ठीक है, एक सेकंड फिर लौट रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। आप कैसे कह सकते हैं अफजल अब्बास ये मुद्दे जेडीयू कैसे देख रही है इस लड़ाई को? आपको क्या लगता है ये जो स्थिति चूंकि एमसीडी के अंदर, नगर निगम के अंदर भी है, तो नगर निगम का बड़ा बुनियादी काम होता है। अगर एक पानी का टैंकर भी जा रहा है तो वो भी एमसीडी के थ्रू ही जाता है किसी क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो उसके लिए लोगों की समझ कितनी क्या है वो एक अलग विषय है। पर आपको क्या लगता है कि सही मुद्दे पकड़े हैं कि जेडीयू सही मुद्दे पकड़ के जा रही है दिल्ली में इस बार? देखिए, सवाल इस बात का है कि अब ये बीजेपी जेडीयू की बात, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। जमीनी सतह पर उठा के देखा जाए तो आज भी पेयजल की जो है वो समस्या बनी हुई है। ठीक है। हम जिस जहां मैं रहता हूं, अगर टाइम पे अगर बटन अगर नहीं दबाया तो मालूम हुआ कि एकदम बदबू महकता हुआ पानी आ रहा है। करप्शन हद अचरम सीमा पे है। और ये बात ठीक, इनकी बात से मैं थोड़ा बहुत मैं भी सहमत हूँ कि शीला जी ने डेवलपमेंट किया। देखिए, सच्चाई है, लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, एक तरफ करप्शन की बात हो रही है, एक तरफ सांप्रदायिकता की बात है। कौन क्या होगा रिजल्ट में नहीं जानता, किसके खिलाफ ज्यादा आपको लगता है? हम अपनी जात बात दोनों ही वहां पर कहीं ना कहीं मैं इतना जानता हूं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं आने जा रही है। और जेडीयू की एक अहम भूमिका होगी सरकार बनाने में। और मुझे जहां तक लगता है, दिल्ली में मैं भी एक लंबे अरसे से सियासत में रहा हूं, देख रहा हूं, दिल्ली की पब्लिक एक तरफ बीजेपी से भी आजिज है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी दोनों के साथ, पब्लिक के साथ भी, जो ऑप्शन अगर ढंग का कैंडिडेट मिले तो मैं समझता हूं कि दोनों असेंबली हंग होगा। और जेडीयू के बिना सरकार बना संभव नहीं है, क्योंकि हंग असेंबली होगा। नोट कर ले। ठीक है, अगर इंडिविजुअली मैं आपसे बात करूं, एमसीडी की अगर हम बात करें, बीजेपी के काम को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी, आपने पानी की एग्जांपल अभी दिया, बिल्कुल बदतर हाल, ऐसे नहीं जैसे कांग्रेस को आप बोल रहे हैं ना, वैसे बुरी हालत इनकी भी है। और ऐसा नहीं है, सारे ये भी हुकूमत कर रहे हैं। और क्या सिर्फ भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर घेरा जा सकता है शीला दीक्षित को राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक, ये तो बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की, और ये गलती की अगर जिस भ्रष्टाचार, महंगाई, करप्शन पे ये उठते और मोदी को छोड़ते, इस पे उठते तो कांग्रेस कहीं की नहीं होती। लेकिन ये इनको तो सांप्रदायिकता और मोदी के अलावे और कुछ नजर नहीं है। सारे आलोक जी, वरना इतनी बड़ी चुनौती है जेडीयू की, चुनौती मानते भी हैं कि नहीं आप? सबसे पहले तो मैं दोनों ही एक बात बता दूं मैं, बिहार पूर्वांचल के लोग, सच्चाई है कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी, अगर पूर्वांचल के लोग, हमारी निगाह पूर्वांचल पे है और पूर्वांचल के लोग एकजुट हो जाए तो यकीन है इनको चलाना पड़ेगा लोग। चलिए ठीक है। पर आलोक जी, कितनी बड़ी चुनौती है भी कि नहीं चुनौती, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन और अपने भाई दोनों को ही बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शीला जी का इतना गुणगान किया। गुणगान नहीं किया, देखिए बात गुणगान नहीं किया, काम में जो फ्लाई ओवर है वो मेट्रो की बात हो रही, उसी के आधार पर 3 बार रिपीट है, उसी को फिर इस बार आप रिपीट करना चाहते हैं? रिपीट नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ दिल्ली में विकास किया है। जहां तक बात महंगाई की हमारी बहन ने कही भाजपा की, तो मैं जानना चाहता हूं क्या महंगाई जहां पर भाजपा के शासित राज्य हैं वहां पर इन्होंने कम कर दी? वहां पर सेल्स टैक्स पेट्रोल के अंदर दिल्ली से ज्यादा है, वहां की बिजली ज्यादा महंगी है, वहां पर प्याज ऐसा नहीं है कि वहां इन्होंने सस्ता कर दिया है और हमने दिल्ली में महंगा कर दिया है, जबकि उन्हीं राज्यों से मैक्सिमम उन्हीं राज्यों से प्रोडक्शन होकर यहाँ पर आता है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, दिल्ली का डेवलपमेंट आज मध्य प्रदेश के किसी भी शहर से देखिए, आप कहीं पर भी देखिए सर, आप फार बेटर है। दूसरी चीज कहां देश की राजधानी का कंपैरिजन कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ में? सर, और भी चीजें आपको लेना आपको तो फिर जाके हांगकांग और ऐसे बड़े-बड़े शहरों से कंपैरिजन कर रहे हैं। दिल्ली को मिलता हो, दिल्ली का जो विकास हुआ है वो काबिले तारीफ है। यहाँ आप मध्य प्रदेश की कंपैरिजन में फिर कर रहे हैं तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा विकास किया। मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की राजधानी और स्टेट की राजधानी
समझदारी में अंतर है सर। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जिस तरह के दावे भाजपा के हमारे साथी करते रहे हैं, गुजरात के बारे में भी जिस तरह के दावे आते रहे हैं, कहीं से भी कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूं दिल्ली ने बहुत ज्यादा दिल्ली में भ्रष्टाचार एक मुद्दा आपके खिलाफ नहीं आकर खड़ा हो गया। नहीं, देखिए दिल्ली में अगर भ्रष्टाचार के कहीं मुद्दे उठे हैं तो भाजपा के खिलाफ भी दुनिया भर के मुद्दे उठे हैं। इनका जो दिल्ली का प्रभारी है, की बात कर सर, दिल्ली का जो प्रभारी इन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से क्यों त्यागपत्र दिलवाया भाजपा ने? भाजपा जवाब दे हमें। बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल काउंटर कर देने से बात नहीं बनेगी। आज हमारी बहन ने कहा कि मैनिफेस्टो, अभी तो मैनिफेस्टो आया नहीं इनका। आप कैग को मानते हैं? कैग बिल्कुल मानते हैं, पर कैग की रिपोर्ट ही मैं आपको बताता हूं। कैग लोकायुक्त की रिपोर्ट बता रहा हूं। रिपोर्ट में टैक्स छापे के दौरान शीला दीक्षित सरकार के मंत्री राजकुमार चौहान ने एक निजी कंपनी को बचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया जी। ये आपकी ओर से लोकायुक्त ने कहा गया है। इसके पहले लोकायुक्त की रिपोर्ट में 2008 में विधानसभा के दौरान शीला जी ने प्रचार में 11 करोड़ का घोटाला किया था। ये बात भी कही गई है कि ये मुद्दे अहम नहीं है। कैसे भ्रष्टाचार तो है आपके। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये दोनों बिंदु कैग ने या लोकायुक्त ने उठाए हैं, लोकायुक्त के वहां। लेकिन लोकायुक्त ने ये नहीं कहा है कि घोटाला हुआ है। शब्द घोटाले का जो है वो बहुत कॉमन शब्द हो गया है। घोटाला पाया गया है सर। सब देखिए, पाया गया है, किसी ने किया है ये नहीं कहा, पाया गया है। बस वो मैं उसमें दोनों घोटाला तो है, सरकार तो सत्ता में आपकी है। दोनों चीजों में, दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। घोटाला पाया गया है, वो किस रूप में पाया गया? नहीं कह सकते कि बीजेपी ने घोटाला किया, सत्ता में तो है ही। देखिए, घोटाले का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई पैसा लेकर अपनी जेब में रख लिया है। घोटालों की जहां तक बात आप करेंगे, केंद्र में भी फिर आप तो कोई भी घोटाले की बात करेंगे, आप तो अपने जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिम्मेवारी जब तक प्रूव नहीं होगा हम नहीं लेंगे। अच्छा, भले वो कितनी भी लोकतांत्रिक संस्था बोल दे, आपको समझ नहीं, लोकतांत्रिक संस्था अगर बोल देती है, लोकतांत्रिक संस्था का हम सम्मान करते हैं। चलिए एक रिपोर्ट और बताता हूं मैं आपको। 2013 की कैग रिपोर्ट में कहा है कि 3 साल में दिल्ली सरकार को 3,950 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि कुल वाटर सप्लाई की केवल 40% सप्लाई के बिल भेजे गए, यानी 60% सप्लाई के बिल बनाए नहीं गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल नहीं बनाए गए थे। मैं नहीं समझ रहा आपके पास ये कौन सी और कहां की रिपोर्ट सर? ये सरकार की रिपोर्ट है, मैंने रिपोर्ट्स नहीं बनाई, आप ही के कैग से निकाली रिपोर्ट्स है। नहीं साहब, देखिए कैग का, जिनको दिग्विजय सिंह नहीं मानते हैं, कैग ने कभी भी दिल्ली जल बोर्ड के बारे में इस तरह की रिपोर्ट मेरे संज्ञान में नहीं आई है कि दी है। सर आपके संज्ञान में नहीं, आपके पास आई है, मैं जरूर उससे लूंगा। लेकिन जहां तक बात जल की है, पानी की है, जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चलते हैं तो भाजपा विरोध करती है। मुंबई जैसे शहर से भी 9 गुना ज्यादा महंगा है पानी का दर दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं है। है सर, आप आंकड़े कंपेयर कीजिए, पानी के दर सर कंपेयर करके मैं बता रहा हूं, नहीं है। चलिए, बिजली भी और पानी भी दोनों ही चारों मेट्रो से दिल्ली के अंदर सस्ती हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर मिलूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे चर्चा को यहीं से शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। छुट्टा नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो, क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल।
क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। तो आखिर कौन होगा दिल्ली का किंग? दिल्ली के दंगल में आखिर क्या स्थिति बनेगी और किस तरह से अभी जो राजनीति लगातार चल रही है उसको लेकर दिल्ली में आगे बहुत दिलचस्प हो जाएगा पूरा मुद्दा। हमारे साथ कुंवर प्रताप सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, आप एनसीपी की ओर से हैं। चलिए अभी जुड़े नहीं लगता, आगे जुड़ेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर एक बार फिर आलोक जी आपकी ओर आते हुए, 24 ऐसी सीटें हैं जहां पर 5000 से कम का फासला है। इनमें से लगभग 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी जो जीती थी, बहुत कम फासला वहां पर है, 500-600 का। इसमें जैसे आप पटपड़गंज भी मान लीजिए या फिर त्रिलोकपुरी भी मान लीजिए, ये सब ऐसी सीट्स हैं। यहां पर आपको क्या लगता है किस तरह से कांग्रेस का वो रहेगा? आपको लगता है वो छिटक नहीं जाएंगे आपके हाथ से? नहीं, ऐसा नहीं है, छिटक नहीं जाएंगे। कई सीटें आप देखना कि हमने भाजपा से भी ली थी जी। दूसरा ये था कि डिलिमिटेशन पिछली बार हुआ था, 2008 का चुनाव जो था वो डिलिमिटेशन के बाद पहला चुनाव था जी। तो मैं समझता हूँ 5 साल विधायकों ने वहां पर काम किया है और ये जो मार्जिन 5000 से कम था, ये 5000 को क्रॉस करेगा और मार्जिन बढ़ेगा। मार्जिन बढ़ेगा जी, ठीक है। कुंवर प्रताप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीपी की ओर से। सर स्वागत है आपका। दिल्ली के अंदर एनसीपी की उपस्थिति को कैसे आप आंक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? आपकी पार्टी कैसी तैयारी में लगी है? जहां तक एनसीपी का दिल्ली के चुनाव में हिस्सेदारी का मामला है जी, वो हमने अपने प्रेजेंस और अपनी हिस्सेदारी नगर निगम के चुनाव में भी दिल्ली की जनता के सामने रखी है जी। और हमारे 6 काउंसलर जीतकर आए हैं और इस बार भी हमारी बहुत अच्छी भागीदारी दिल्ली में होने जा रही है जी। आपको क्या लगता है अब ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसके खिलाफ माहौल है? क्योंकि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार रही है और विधानसभा के अंदर पिछली बार जीत हुई, सत्ता के अंदर कांग्रेस थी। लगता है किसको नुकसान ज्यादा है? आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों ही क्योंकि सत्ता में है जी, और दोनों ही पार्टी सत्ता में है। नगर निगम में भाजपा है और असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी है जी। तो सत्ताधारी पक्ष को तो नुकसान होना ही होना है। और आपके जितने भी सर्वे आए हैं और जितने भी परसेंटेज हर चुनाव में दोनों ही पार्टियों का दिल्ली में मतदाताओं ने इन्हें कम समर्थन दिया है जी। ये सिर्फ डिफॉल्ट या मतों के विभाजन के कारण इनकी स्थिति आज है जो आप दिखाई दे रही है जी। पर इस बार इस चुनाव में आप देखेंगे कि दिल्ली का मतदाता बड़े आराम से इन दोनों पक्षों को सत्ता से बाहर करने की तैयारी करे बैठा है। ठीक है। पर सर और दिल्ली की जनता परेशान नहीं है जी, दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है, ठीक है, भयंकर तौर पे त्रस्त है। नहीं पर और उसका नतीजा आने वाले चुनाव में देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। सिंह साहब आपको ये नहीं लगता आपके साथ की उसमें बहुत बढ़िया और सक्रिय भागीदारी होगी? सिंह साहब आपको नहीं लगता आपके साथ एक बड़ी यह विडंबना वाली स्थिति है कि केंद्र में आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, पर यहां वही मुद्दे लगातार हावी हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा हो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर हम बात करें, या फिर महंगाई का मुद्दा हो, तो यहां पर आप अलग कैसे खड़े होंगे जनता की नजर में? आपने अपने प्रश्न में ही मेरा जवाब दे दिया है जी। आपने देखा होगा कि केंद्र में भी जितना आपने पिछले केंद्र की सरकारों के खिलाफ जो भी आपने देखा है जी, वहां मेरे मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी आपने देखा है। और इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता कि इस बार भी 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि मंत्रालय का जिस तरीके से कहा है और जिस तरीके से सराहा है वो सारे दुनिया के सामने है। हाँ। मेरे तीनों के तीनों मंत्री जो केंद्र में है, शरद पवार साहब हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब हैं या तारिक अनवर साहब हैं, उन तीनों के ऊपर आज भी किसी किस्म का कोई भी आरोप आज तक कोई लगा नहीं सका है और लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत पारदर्शिता से, ईमानदारी से और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और उसका फॉलोआउट हमें दिल्ली में मिलेगा और मिलता रहा है। चलिए
दीपिका जी, आपके यहाँ लगातार एक ऊहापोह की स्थिति रही, पर अब कुल मिला के आपकी कश्ती जो है ठीक दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के। अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर अब ये बताइए कि यहाँ से कैसे आप स्थितियां बदल लेंगे? सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हर्षवर्धन जी, जिनकी इमेज का आप फायदा उठा करके, जैसा अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वो आपके पार्टी के जो है वो मनमोहन सिंह हैं, ये स्थिति उनके साथ भी है। पार्टी आपके पीछे कुछ भी करती रहे, पर उनकी इमेज का आपको फायदा एक भ्रष्टाचार नामक चीज के खिलाफ आप ले रहे हैं, और 2008 के अंदर वो विफल भी रहे। सिद्धार्थ, हर्षवर्धन जी हमारे पार्टी के नेता है जी, ये नेता से फायदा उठाने वाली क्या बात होती है? इमेज का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, इमेज का। विजय गोयल जी की इमेज क्या बुरी थी? देखिए सुनिए मेहनत तो उन्होंने की। सिद्धार्थ, आप इस बात को सुनिए, हर पार्टी को ये हक होता है कि वो अपने सीएम कैंडिडेट कौन सा चुने, उनके वरिष्ठ नेताओं को ये हक होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये हक होता है, और वो अपना फैसला किस बिना पे लेते हैं, कुछ सोच के तो प्रोटेक्ट क्या होगा ना? ये मीडिया में हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे आंतरिक फैसले किन पैरामीटर्स पे आप मत बताइए, पर हमें तो लगता है कि जो एक देखिए, आप अपनी टेलीविजन के टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको सोचते रहिएगा। हाँ। ख्वाब लेने में, सपने देखने में, जैसे कि एनसीपी के, देखिए एनसीपी के लीडर जो कह रहे थे, कांग्रेस के लीडर जो कह रहे हैं, देखिए ख्वाब पे सपना लेने में कोई प्रीमियम नहीं है। हाँ। आप जितना मर्जी सपना लीजिए। हाँ। पर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वो ये देख रही है करप्शन का मुद्दा जो है आज आत्माओं में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में देश की घुसा हुआ है कि कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक घोटाले किए हैं। यही कांग्रेस के मिनिस्टर हैं कपिल सिब्बल, जो कि स्पेक्ट्रम में कहते हैं कि जी जीरो लॉस हुआ है। यही मेरे भाई साहब यहाँ कांग्रेस के बोल रहे हैं, जब आप कैग की रिपोर्ट बता रहे हो कि पता नहीं आपने रिपोर्ट कहां से ली है, ऐसा कोई दिल्ली जल बोर्ड का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई ऐसी बिल हमने नहीं किए। तो ये कांग्रेस का पुराना तकियानुसी फॉर्मूला है कि एकदम मना कर दो कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे ये केंद्रीय लेवल पे हो चाहे लोकल लेवल पे हो। इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री इस बात में माहिर है कहने में कि कोई नुकसान कहीं नहीं हुआ, कोई करप्शन कहीं नहीं हुआ, बट द राइटिंग इज ऑन द वॉल। आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि उसके प्लेट में आज सब्जी, दाल और चावल नहीं है। और पहली बात और दूसरी बात, हाँ। आम आदमी को भली भांति ये बात पता है कि हाँ। जिस तरीके से राष्ट्र का धन लूटा गया है और जिस प्रकार से करप्शन हुई है, तो आम आदमी को भली भांति पता है कि कांग्रेस का रंग और रूप क्या है। फिर बस आपके पास आऊंगा मैडम, मैं 3-4 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या विधानसभा के चुनाव से महंगाई कम हो जाएगी? पहला मुद्दा। और अगर कम हो सकती है तो आपने अपने जहां पर शासित राज्य है वहां पर आज तक क्यों नहीं की? दूसरा सवाल, विजय गोयल जी को आपने 8-10 महीने तक पूरा उनका यूज किया, उनके सारे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लगे, इतने % कार्यकर्ता उनको, बीजेपी के लोग इतने % तक उनको सपोर्ट करते हैं। फिर आपका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड आता है, कमरा बंद होता है, उसके अंदर कोई फैसला होता है, 3 दिन तक लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे माफ कीजिएगा, आपके बाली साहब, जैसे बाली साहब का वो अंदर जाके क्या हुआ हमें नहीं मालूम है। हाँ। आज आप कह रहे हैं कि साहब हर्षवर्धन साहब हैं, आपके पास तो चेहरा ही नहीं है। अगर आपका विजय गोयल जी, अगर आपके चेहरे, हमारे चेहरे स्वाभाविक है। शीला दीक्षित जी तो खुद कह चुकी कि मैं आगे नहीं खुद हूँ। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं बनूंगी, उन्होंने कहा हो सकता है। तो है ना सर, हर व्यक्ति के लिए होता है संशय। तो भगवान सर, सिद्धार्थ भाई, भगवान के अलावा तो कोई भी अपना निर्धारण नहीं कर सकता, हम तो सब इंसान हैं। लेकिन इनके यहाँ तो जो है सारे फैसले ही वहां से होते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, निर्धारित कर दीजिए। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। 3 बार से हमारे यहाँ पर शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हैं तो हैं, और दिल्ली का विकास किया है। इनके यहाँ 5 साल जनता ने सत्ता दी तो इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। बताइए कौन से पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था, कौन सा लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी? इन्होंने 3 महीने पहले अपना पिछली बार मुख्यमंत्री कैंडिडेट बदल दिया। मैं बात करता हूँ अफजल अब्बास, यह सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे महंगाई एक तो मुद्दा है, इससे इनकार नहीं करता। हाँ। करप्शन, महंगाई, और जिस तरह से अब देखिए, बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि एमसीडी और कांग्रेस, बहुत से ऐसी पब्लिक समझ में नहीं पाती कि इसका जुडिक्शन किसका क्या है। अब जो काम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, बहुत से जाहिल हैं जो इलिटरेट हैं या उनको पता नहीं है, वो समझते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट का ही है। लेकिन कसूरवार दोनों है। आज देखिए, जितना आप
डेंगू से जो मरीज भर्ती हो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें कहीं ना कहीं एमसीडी का रोल है। आप फॉगिंग नहीं हो पाता है, नालियां साफ नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट जो है ये इनके साथ होने के बजाय चलाता है उनके साथ। ठीक है अब्बास, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आप वोट मांग रहे हैं पूर्वांचलों के नाम पर कि पूर्वांचलों के मैं अपनी बात आपने इनकी बात मैं बुनियादी बात बता रहा हूं। आपके वहां पे जो लगातार बातें आ रही है वो यही आ रही है कि हम बहुत सारे साबिर अली साहब कहते हैं कि बहुत पूर्वांचली वोटर है, सब हमें देखिए हम देखिए दिल्ली में इसके सिर्फ पूर्वांचली वोटर पूर्वांचल की बात नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि हम जो लड़ रहे हैं, इसके पहले भी लड़े, ऐसी बात नहीं लड़े हैं। हम इस बार जो 17 मार्च को जो हुआ अधिकार रैली के बाद से एक बिहार के जितने भी लोग यहाँ पे पूर्वांचल और बिहार के लोगों में एक सेंटीमेंट उभरा, कोई नेतृत्व करने वाला आदमी मिले। माननीय मुख्यमंत्री ने और शरद जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साबिर अली साहब को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक लोग में एक जोश है नीतीश कुमार के प्रति, शरद जी के प्रति, जदयू के प्रति एक जोश है, एक बलबला है, और उस आधार पे चूंकि बिहार में 15 साल के अंदर में जो काम किया उसका एक इम्पैक्ट यहाँ के भी लोग देखने को मिल रहा है। हम ये नहीं कहते कि हम इतना सीट जीत जाएंगे, केजरीवाल की तरह की 20 सीट जीतेगा, 30 सीट जीतेगा, लेकिन इतना जरूर जीतेंगे कि हमको हमारी जरूरत दोनों पार्टी को पड़ेगी। फैसला लेना ना लेना उनका काम कौन लेगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मिलूंगा, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे इसी पर हम बात करेंगे एक्स फैक्टर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्स फैक्टर इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर पार्टी के अंदर एक एक्स फैक्टर है, पॉजिटिवली अगर हम बात करें, और वो एक्स फैक्टर किस पे किसका हावी पड़ेगा उस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चल लौटते हैं। Developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद में। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बहुत प्रमुख चेहरा है। यहां पर हम बात करें, लगातार सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, दिल्ली में सक्रिय रहते हैं। नीतीश कुमार जी आते हैं दिल्ली के अंदर, अपनी बातें रखते हैं। साबिर अली साहब भी यहां पर अपना काम कर रहे हैं। एनसीपी की ओर से सर आपको लगता है इतने सारे, और अरविंद केजरीवाल को मैं भूल गया, एनसीपी की ओर से क्या ऐसे चेहरे की आपको जरूरत दिखती है दिल्ली के अंदर खासकर कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ पार्टी अपने नाम से आगे बढ़ेगी? देखिए, जहां तक जरूरत का मामला है तो जरूरत नहीं, वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री शरद पवार जी, तारिक अनवर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और तारिक साहब दिल्ली के हर बात से वाकिफ भी हैं, तो वो सब लोग दिल्ली में सक्रियता से चुनाव में भागीदारी लेंगे जी। और एक बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी आपके चैनल पे हमने देखा है दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं को बोलते हुए, तो ये जो नूरा कुश्ती इन दोनों दलों की है, कोई तो विकास की बात करता है, पता नहीं दिल्ली के बारे में कोई बात करेगा या नहीं करेगा। विकास हुआ है तो किसका विकास हुआ है, इस बारे में बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये दिल्ली को बार बार विकास की बात करते हैं, विकास आम दिल्ली की जनता का तो हुआ नहीं है जी। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, और शरद पवार साहब बैठते तो है पर शीला दीक्षित के साथ में स्टेज भी साझा करते हैं सर कई बार। नहीं साहब, शीला दीक्षित साहब के साथ हमारी स्टेज साझा नहीं है। जहाँ स्टेज साझा है वो यूपीए गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ। और हर स्टेट में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ क्या आपको लगता है सर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ रही है? 5 जगह हम लड़ रहे हैं सर। क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हावी होती दिख रही है आपको दिल्ली में? व्यक्तिवाद की ओर जाती हुई चीजें दिख रही हैं? नहीं, आई कांट गेट इट।
अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या व्यक्तिवाद, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ओर चीजें बढ़ रही है क्या सर दिल्ली में? चलिए, आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, पर हम जाए। अफजल अब्बास साहब, आप लोग भी नीतीश कुमार जी की उस रैली का हवाला देते हैं जहां पे बहुत सारे लोग आए थे बड़े बड़े पैमाने के ऊपर। क्या ये स्थिति है, क्या जरूरत पड़ रही है कि अपने बड़े बड़े नेता आए, पर अब वो पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक भी है आपके? वो जाहिर सी बात, हर पार्टी का नेतृत्व करने वाला बड़ा लीडर हो ही होता है। हाँ। हम तो बड़े लीडर है नहीं, हम पार्टी के छोटे सफाई हैं। हाँ। तो वर्कर जब बड़ा लीडर आता है और अपने तो एक ही बड़ा चेहरा दिखता नहीं, एक ही नहीं, कई लोग हैं, ऐसी बात है। नीतीश ऑब्वियसली जो है, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है और 15 साल की हुकूमत को उखाड़ फेंका और 8 साल 7 साल राज कर रहे हैं और बिहार को बिहार के लोगों में सम्मान दिया। इसी दिल्ली में बिहारियों को, बिहार वाले को बिहारियों कहता है, एक अपमानित किया था। और नीतीश कुमार का एहसान है बिहारियों पे कि उनके डेवलपमेंट की वजह से फख्र के साथ दिल्ली में बिहारी कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। पहले शर्माता था, लोग गाली बकते थे, बिहारी कहना एक अपमान का एक सिंबल बन गया था। और वोट दोनों लेते थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों लेते थे। वो बिहारी आ गया, वो बिहारी एक मतलब एक तरह से बहुत गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मैं इसी दिल्ली में करीब करीब 94 से 92 से जा रहा हूं। लेकिन कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया और उस काम करने के बाद से बिहारियों का एक सम्मान, कोई मेरा लीडर है जो मेरी बात को रख सकता है। और जो रामलीला ग्राउंड में 3-4 लाख 5 लाख के मजबे में संबोधित किया, अपने हक मांगने के लिए आया हम लोग और उसमें रैली हुई, उससे एक सम्मान लोगों बढ़ा कि नहीं, हमारा कोई लीडर है जो दिल्ली में भी आके अपने हमारी बात कर सकता है। और ये जोश आज भी बरकरार है। यकीन मानिए, जितना हारना अलग बात है, हो सकता है कि हम 10 सीट जीते, 20 सीट जीते या 2 सीट जीते, 5 सीट, वो अलग मैटर है। लेकिन जो है एक बलबला जोश है। मैं अपने साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज इनको बिहारियों की अस्मिता और सब चीजों का ख्याल आ गया। जिस समय मुंबई के अंदर यूपी और बिहार के लोगों को मनसे और शिवसेना मार रही थी, वहां के उनके कार्यकर्ता, तब नीतीश जी कहां गए थे? बिल्कुल, जब मोदी साहब मनसे के अध्यक्ष को सरकारी सम्मान के साथ अहमदाबाद में बुला रहे थे, तब नीतीश जी कहां गए थे? तब तो आप भाजपा के साथ अपना पूरा गठबंधन चला रहे थे। माफ कीजिए, आपका हमेशा दोहरी नीति। आज आप भाजपा से और उस गठबंधन से बाहर आ गए हैं, तो आज आपको बिहारियों की अस्मिता आने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, केवल तो धर्मनिरपेक्ष यही है। मैं समझता हूं जेडीयू केवल और केवल क्षेत्रवाद की बात कर रही है। मैं माफी चाहूंगा। जाहिर सी बात है, रीजनल पार्टी है सरकार, हमारी बड़ी पार्टी है नहीं। मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर क्षेत्रवाद का कोई स्थान नहीं है। दिल्ली सबकी है और सब दिल्ली में आकर रहते हैं। हाँ। यहाँ पर कोई किसी की आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर ये नहीं लिखा होता कौन किस राज्य से आया है। तो जेडीयू, माफी के साथ कहना चाहूंगा, हाँ। जेडीयू ऐसी कोई चीज ना फैलाए, क्षेत्रवाद जैसी चीज। क्षेत्रवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी रहने मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय राजधानी रहने दीजिए। यहाँ पर छोटी लोकप्रियता पाने के लिए नहीं, लोकप्रियता माफ कीजिए, मैं लोकप्रियता की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो हमारे प्रदेश के, बिहार के, यूपी के, पूर्वांचल के या कहीं भी स्टेट के जो अपमानित किए जाते हैं, उसके वहां आप जाइए ना, बॉम्बे में बार-बार होता है। बिल्कुल, जाइए ना। क्या बात कर रहे हैं सिंह साहब? भी सिंह साहब, आप कुछ कह रहे हैं जी, कहिए जी। मेरा तो सारे महानुभावों से मेरा एक ही कहना है जी कि भाई दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली के बारे में बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। और जिस क्षेत्रवाद के बारे में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जेडीयू साहब को कि भाई आप क्षेत्रवाद की बात मत करिए, हमारा तो आरोप आपके ऊपर यह है कि आपने दिल्ली को इस तरीके से बांट दिया कि दिल्ली के 2/3 जनता के पास आज भी पीने का पानी नहीं है। कुंवर साहब, आरोप लगाना बहुत आसान है। हम केंद्र सरकार में गठबंधन में, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो सुनेंगे क्या आप? नहीं, आप बोलिए। जवाब क्या देंगे? जवाब तो आपको जनता को देना है और जनता के सामने जाके देना है आपको। 2/3 जनता के सर पे आज भी मटका रखा है और इत्तेफाक ये है कि 15 बरस से यही एक महकमा ऐसा है जो शीला दीक्षित जी के डायरेक्ट कंट्रोल में है। पानी की आज वाटर बॉडी सारी खत्म हो गई है, जो बिल्डिंग माफिया और लैंड माफिया के कब्जे में आ चुका है। अदालतें आदेश दे रही है आपको कि उनका आप बचाव करिए और अगर कुछ गलत हुआ तो उन्हें हटाइए। सारी की सारी भ्रष्टाचार की बातें आप कर रहे हैं, एक ही चीज से जुड़ी है जी। दिल्ली में बिजली का मामला है तो नई दिल्ली को आप, एक मिनट जी, दिल्ली में आप किस तरीके से बांट रहे हैं? आधी दिल्ली को से ज्यादा दिल्ली को आप महंगी बिजली दे रहे हैं, नई दिल्ली के एरिया को आप कम दाम पर बिजली दे रहे हैं। दिल्ली को ही आपने 2 वर्गों में बांट दिया।
हमारा आम दिल्ली का वालों का क्या ये कसूर है कि हम एनडीएमसी एरिया में नहीं रहते हैं और हम बाकी शहर में रहते हैं? ठीक है। विधानसभा का तो मतलब है सारी दिल्ली के बारे में सोचने का। पर सिंह साहब, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपको लगता है दिल्ली में इस वक्त? देखिए, मुद्दा एक ही है जी, और वो है गुड गवर्नेंस का जी, जो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार आज तक नहीं निभा पाई है। आप पानी ले लीजिए, आप नहीं दे सकते, बेच डालिए। बिजली ले लीजिए, नहीं दे सकते तो बेच डालिए जी। ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते तो उसे बेच डालिए। भाई कल क्या बेचेंगे? दल जो है वो केंद्र में साझा एक बड़ा अहम मुद्दा शेयर करते हैं। अदरवाइज मैं अगर आरोप लगाने लगूंगा कि चीनी कौन माफिया है और प्याज का कौन माफिया है तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सोच समझ के बोलिए। अरे आप तो हाँ, सोच समझ के बोल रहे हैं। हमारे पास कृषि मंत्रालय है, हम पैदा कर सकते हैं। बेचने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपके पार्टी के पास है। आप चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। वहां पर सरकार आपकी है, आपका काम है। एक मिनट हमारा काम नहीं है ये। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर आलोक जी बताइए, ठीक है हम तमाम मुद्दों की बात करने पर एक मुद्दा कानून व्यवस्था का हम लगातार भूलते जा रहे हैं, जिसमें हमेशा शीला दीक्षित पे ये बात लगती है कि जब भी उन पे, और नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि जब भी क्राइम की बात आती है आप गृह मंत्रालय की बात कर देते हैं, कहते हैं कि पुलिस गृह मंत्रालय के पास में। अब आप देखिए कि भारत के 50 मुख्य शहरों में होने वाली बलात्कार की घटनाओं में हर 5वीं घटना दिल्ली के अंदर आती है। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसी स्थिति के अंदर आप कैसे विश्वास दिलाएंगे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सुरक्षित है? देखिए, कहीं इसमें दो राय नहीं है। दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं घटी। जहां तक पॉपुलेशन और क्राइम का रेशियो आप देखेंगे तो दिल्ली आज भी 7वें नंबर पर है। ये भी आंकड़े क्राइम ब्यूरो के ही हैं जो मैं दे रहा हूं, गृह मंत्रालय के हैं। अगर आप इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, अहमदाबाद, सर दिल्ली में महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ की घटनाओं में 700%, मैं वही बता रहा हूं, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के मामलों में 495%, सर मेरा जवाब, और बलात्कार के मामलों में 240% वृद्धि हुई। सर मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए। दिल्ली का कारण क्या है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं? दिल्ली के अंदर 30 लाख व्यक्ति डेली दिल्ली के अंदर बाहर से एंटर करता है और वापस चला जाता है। सर वो तो कमोबेश हर स्टेट के अंदर है सर, ऐसा नहीं। क्या बात आप कर रहे हैं? 30 लाख का अगर कहीं पर भी आंकड़ा किसी भी राज्य के अंदर है, राज्य कह रहा हूं मैं, शहर नहीं, आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियां, मतलब ये होता रहेगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि होता रहेगा। उसके बावजूद बहुत लगाम लगी है, बहुत लगाम लगी है। आज आप दिल्ली की आबादी जिस गति से बढ़ रही है, कंट्रोल करना उतना ही पुलिस के लिए भी मुश्किल है, चाहे वो राज्य के अधीन रहे चाहे केंद्र के अधीन रहे। राज्य के अधीन रहने से पुलिस के ऊपर कंट्रोल बेहतर रहता है। इसलिए बार बार कांग्रेस कहती रही है, कांग्रेस की राज्य सरकार, कि अगर पुलिस राज्य सरकार के पास रहेगी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज दिल्ली सरकार एक पुलिस के कांस्टेबल को भी मेमो नहीं दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि राजधानी क्षेत्र आता है किसी भी राज्य को देने के लिए। सरकार वहां पर उससे मजबूरी है, हो सकता है टेक्निकली, तो समझ में सर टेक्निकली कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर केंद्र सरकार का पक्ष भी ठीक लगता है, लेकिन दोनों का, चाहे केंद्र में और राज्य में भाजपा रहे चाहे कांग्रेस रहे, दोनों को मिलकर ये सुरक्षा की बात एक बहुत सुरक्षा के मुद्दे पर लेकर के, और अब इस पे जी सर आपकी बात ठीक है अपनी जगह, आपने मजबूरी की बात कही, कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज की आप बात कर रहे हैं, पर जब किसी कोई महिला असुरक्षित होती है और वो कहीं फंस जाती है तो टेक्निकलिटीज नहीं देख सकती। दीपिका जी, ऐसी परिस्थिति के अंदर आप ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? आप भ्रष्टाचारी पकड़ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं सिद्धार्थ, हमने ये मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाए हैं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस राजधानी की चीफ मिनिस्टर खुद ये बयान देती हैं कि उनकी स्वयं की अपनी पुत्री जो है, उनकी अपनी डॉटर नेशनल कैपिटल में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो जब चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहे हैं तो बाकी की महिलाओं का क्या हाल होगा, उनकी सुरक्षा का क्या हाल होगा? प्रॉब्लम है तो ठीक है, अब छोड़ नहीं, हम कैसे मान ले टेक्निकल प्रॉब्लम है? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, जो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है वो गृह मंत्रालय कांग्रेस के अंडर है, तो ऐसी कौन सी टेक्निकल बात होगी या टेक्निकल होगी? सरकार एक ही है। इनकी जब एनडीए की सरकार, इनको ना घुमाने की आदत है। इंडिया क्यों आ जाते हैं? सर मैं अगर आप गलत से आप डिफेंड थोड़ी कर सकते, अगर आप वोटर्स को कन्विंस नहीं कर सकते, आप उनको कंफ्यूज कर दो। मैं कहीं इनका मैं कहीं पर यहाँ पे केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है जिसके अंडर गृह मंत्रालय है
और स्टेट में भी और जनता को कृपया करके ये ना बताएं कि जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है वो अलग है और जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है वो अलग है। ये जो इनसाइडर आउटसाइडर का गेम है, ये कांग्रेस पार्टी तो कम से कम भारत के साथ और दिल्ली के साथ तो बिल्कुल सीधा। देखिए दीपिका जी, कहीं पर इनसाइडर आउटसाइडर का कोई सवाल नहीं है। आप भी 5 साल शासन में रहे और उस समय भी एनडीए की केंद्र में सरकार थी, आपने दिल्ली पुलिस को अपने अंडर क्यों नहीं लिया? मुझे जवाब दें। देखिए ऐसा आप लोगों ने क्या किया सर? फिर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप की बात नहीं है। आज इन आरोप इन्होंने लगाया और आप आरोप मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की अफजल अब्बास साहब स्थिति क्यों है? आरोप का जवाब नहीं दिया जाए। कारण ये है कि केंद्र सरकार आप ये नहीं बता रहे कि आपने क्यों नहीं किया, आप ये कह रहे कि आपने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। नहीं साहब, ऐसा सर थोड़ी है सर। मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल इस तरह की चीजें हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कोई चीज टेक्निकलिटीज से ज्यादा बढ़कर है कि क्या आप ये कहते हैं कि केवल अगर राज्य सरकार के अंदर आ जाएगी उससे सारी चीजें तो आपने हल क्या निकाला ये बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, हमने दिल्ली पुलिस के अंदर जितना मॉडर्नाइजेशन बाकी स्टेट्स में हुआ उससे कहीं ज्यादा दिल्ली के अंदर हुआ है। आज आप कॉल रेट कितनी, कॉल के ऊपर पीसीआर गाड़ी आज दिल्ली के अंदर मैं समझता हूं 1/3 टाइम में पहुंचती है किसी भी स्टेट के अंदर। फिर भी अगर पुलिस के एंगल से और लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से कहीं पर कमी रही है तो जरूर हम उसको स्वीकार करते हैं और उसको हम दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। इतनी सहजता से जो आलोक जी बता रहे हैं कि वाकई इतनी बढ़िया पुलिस काम कर रही है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। दिल्ली पुलिस ठीक है, सिंह साहब आपके पास दिल्ली हमेशा आपके साथ है, सदैव है। सिर्फ वो उनके क्या नाम है, गाड़ी के वाहन पे जो है पीसीआर पे ही लिखा आता है। घटनाएं घटने के घंटों बाद भी आता है। बहुत सा एग्जाम्पल आपके पास रिकॉर्ड भी हुआ है, घटना हुई घंटों के बाद ही लोग पहुंचते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर ये इन्होंने कहा कि 30 लाख लोग बाहर से आते हैं और चले जाते हैं पर डे का या पर डे या पर मंथ का बता पर डे, बिल्कुल सही बात है। या 30 लाख या बिहार या यूपी से आए, हरियाणा से आए, राजस्थान से आए या जहां से भी आए, तो वही लोग क्राइम करते हैं क्या सर? क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या क्राइम ये लोग क्राइम करके चले जाते हैं क्या? अगर ये करते भी क्राइम है तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल वही क्राइम करते हैं। मैं कहता हूं कि क्राइम के रिकॉर्ड को चेक करना, क्राइम को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल बात कह रहा हूं मैं कि एक आदमी आया और ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे भी आए। सरकार को इंतजाम आपकी सरकार बौनी सिर्फ सरकार को इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। आपने कोई ऐसा रूल रेगुलेशन आप लेकर के आए ना, आपने कोई मंशा दिखाई इतने सालों के अंदर कि चलिए एनडीए ने तो नहीं किया, जैसा आपने सवाल किया कि एनडीए ने तो अपने अंडर नहीं किया। आपने भी कहा कि आपने ऐसे कौन से कदम उठाए, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए हमने कदम उठाए हैं। सीएम ने, शीला जी ने लिखा भी है गृह मंत्रालय को पुलिस हमारे अंडर दी जाए, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है सिंह साहब जी, सिंह साहब जरा बताइए इतनी सहज है पुलिस दिल्ली की? एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं हमारे जेडीयू के भाई। अभी पटना में क्या हुआ, मोदी साहब की रैली में आरोप का जवाब आरोप में दे रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनसे नहीं पूछूंगा। पटना बिल्कुल सेफ आपकी बात है। पटना में जो हुआ, पटना वो दिल्ली से कंपेयर नहीं किया, लेकिन ये भी बताइए कि हम फौरन रैली चल रही है और जिंदा बम पड़े हैं। बिल्कुल मैं इनकार क्या करूं? आप बताएं क्या दुनिया जान रही कि रैली हो रही है, उसके बाद से हुआ? मैं सिंह साहब से जानना चाहूंगा, फौरन उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन हुआ। सर बिहार एक अलग मुद्दा है। अब बिहार को दिल्ली से जोड़ेगा तो फिर बिहार आप दिल्ली की बात कीजिए। आप बिहार को दिल्ली से जोड़ रहे हैं। सिंह साहब क्या इतनी बढ़िया, इतनी सहज, इतने मतलब मुहज्जब लहजे वाली पुलिस है हमारी दिल्ली की? सर जाइए तो एफआईआर नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक सिंह साहब आपका भी पाला तो पढ़ता ही होगा। पाला ही आप उठा के देखिए नहीं, यही बगल में क्या नाम है, शेखापुर सुन लेते सिंह साहब जिसपे हंगामा हुआ। ऐसा है कि अरे भाई आप सुने तो बोले। जी सर प्लीज। कि बड़ा आसान है किसी और के ऊपर अपना दोष छोड़ देना। दिल्ली की पुलिस के ऊपर कितना भयंकर तौर पे आपने काम किया है या कितनी उसकी जरूरत है, कभी किसी पक्ष ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली की आबादी कितनी है, आप ही कह रहे हैं 30 लाख रोज आते हैं, तो क्या आपने पुलिस की तादाद भी उस हिसाब से रिक्रूट करी है? वो तो क्या गृह मंत्रालय के पास किया है पुलिस के पास? सरकार कहती है गृह मंत्रालय। अरे भाई अरे सरकार यही तो दिक्कत है। आप चाहते हैं हर चीज आपके पास आ जाए, संभाल आप उसे सकते नहीं है, फिर आप उसे प्राइवेट पार्टियों को बेच देते हैं। कल को सुरक्षा भी अगर आपको मिल गई, गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार में सिंह साहब शामिल है, आपने कितनी बार डेलीगेशन भेजा गृह मंत्रालय के पास शरद पवार जी के नेतृत्व में?
अरे मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर आप सुने तो अभी इतना बड़ा हादसा गुजरा है मुजफ्फरनगर में। मेरे ही पार्टी के नेता श्री शरद पवार साहब ने सबसे पहले मुझे वहां पर भेजा था डेलीगेशन लेके, और हम वहां कैंपों में गए थे। आपकी पार्टी तो वहां गई नहीं। आप क्या जवाब देंगे किसी बात का? सर दिल्ली पे आप चाहते हैं हर चीज आपको मिल जाए, जवाब दे ही कुछ ना हो। जी सर दिल्ली पे यही तरीका पहुंच गए। अच्छा वो दिल्ली पर ट्रैक से हट गए। दिल्ली की बात आप समझिए, दिल्ली की बात है, दिल्ली पर ही रहना चाहता हूं। पुलिस को आप काम करने दीजिए। आधी से ज्यादा पुलिस तो आधी की चौकीदारी में रहती है। ठीक है, काम करने के पास उसके पास समय नहीं है। दूसरा कमी है तो उसे दूर कौन करेगा? हम ही करेंगे और हम कर रहे हैं। आप 15 साल से आप हैं यहाँ पर, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करा क्या? बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, बहुत इम्प्रूवमेंट। ये आप तय करने वाले नहीं है, वो तय करेंगे। काम है ये। एक बड़ा अहम मुद्दा और जिसको लेकर के मैंने देखा नहीं किसी पार्टी में बात की। दीपिका जी मेरा सवाल आप ही से शुरुआत में, यमुना को लेकर के भी आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। यमुना को लेकर के कितनी बड़ी एक बहस चढ़ी हुई है, वो इतना बुनियादी मुद्दा है, एक लाइफलाइन हमारे यहाँ की, आप उसको नहीं उठा रहे। आपको भी बिल्कुल सुटेबल जो मुद्दा मिलता है उसको आप उठाए जा रहे हैं। क्या आप मुद्दे नहीं है आपके पास? क्या आपकी पार्टी के अंदर ही कला इतना कि आप पानी का मुद्दा हमारा रहा है। मेन मुद्दा हमारा पानी का है। जमला पानी से ही है। साहब सवाल मेरा दीपिका जी से था। 2 मिनट सर। सिद्धार्थ, हमने ये सारे मुद्दे उठाए हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप समझते हैं इस समय आम आदमी के सामने सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो करप्शन का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और चौथा क्राइम का। नहीं देखिए यमुना का, देखिए यमुना, देखिए दिल्ली की बात कीजिए ना। दिल्ली की यमुना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखिए यमुना तो लाइफलाइन है दिल्ली की। तो फिर आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? हमारे लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरी पार्टीज के लिए। नहीं उठाते हैं? नहीं, बात इसकी है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी आके कहते हैं फीता काट के चली जाती है शीला दीक्षित। क्या इतना भारी उनको कहना है? झांसी जाकर के तो बड़ी टेक्निकल बात करते हो कि झांसी में इतनी नदियां हैं, झांसी में, दिल्ली में बात नहीं करते। देखिए सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बात नहीं करते हैं। यमुना एक इशू नहीं है, ये घर घर जानता है, जन जन जानता है कि यमुना की जो पॉल्यूशन है और जिस प्रकार से उस पे मोर देन 1000 करोड़ या 15,000 करोड़ जो पैसा खर्च हुआ है, 15 साल में 3,000 वो भी एक बहुत बड़े घोटाले का मुद्दा है। ठीक है ना? यमुना की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस का एक नया घोटाला सामने आ जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ दिल्ली की जनता से एक बात ये कहना चाहती हूं कि जिसकी प्लेट में खाने को सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, जहां इतनी महंगाई हो गई है, जहां इतने घोटाले हो रहे हैं, उसमें तो फिर एनसीपी भी साथ में दिखती है आपको? बिल्कुल दिखती है। एनसीपी और कांग्रेस का तो बहुत साझा और बहुत जोर के रिश्ता है। आप तो अपने प्रोग्राम में, पर सिंह साहब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे महंगाई के मुद्दे से? आप अलग रख प्रोग्राम में प्रेमियों को वो करवा रहे हैं, उनमें मतभेद करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। सिंह साहब आप कैसे बच पाएंगे? महंगाई के मुद्दा आपको लगता नहीं है? आपको भी ले डूबेगा साथ में कांग्रेस? नहीं, मैं देखिए हर चीज मुद्दा है दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है बुनियादी सुविधाएं, और बुनियादी सुविधाओं में पानी सबसे पहले आता है। और जमला सारा पानी दिल्ली को है। कांग्रेस के साथ 10 साल कोशिश करके अब ये सब याद आ रहा है। आप कौन? अरे आप तो चर्चा छोड़िए, आप बीजेपी से निमटिए। आपका तो आपस से ही झंझट में लग जाएगा, वही काफी है। कांग्रेस के साथ उसे छोड़िए आप, जो आपने 10 साल बिताए हैं कांग्रेस के साथ ठीक है सर, आपके आप जैसे कॉमनल लोगों को रोकने के लिए है। नहीं पर क्या आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी सर? कॉमनल पार्टियां सत्ता में अलग रहनी चाहिए, वो हम कांग्रेस के साथ है। ठीक है, एक और अहम मुद्दा पर चूंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, फिर बिजली की बात हम कर लेते हैं, जिसको लेकर के वो पूरे दिल्ली के अंदर मची हुई बिल्कुल सही, तमाम तरह की बात होती है। आलोक जी शुरुआत में आपसे करूंगा, बिजली की दरें 15 साल में 30% बढ़ी, 2 साल में 72% बढ़ गई है। क्या स्थिति आपने कर दी है दिल्ली की? देखिए आज भी दिल्ली के अंदर जो बिजली के रेट्स हैं, आप 100 यूनिट, 200 यूनिट और 700 और 1000 जितने भी यूनिट के स्लैब्स देखेंगे आप, नोएडा से कम है, गुड़गांव से कम है, चारों मेट्रोपॉलिटन जितने शहर हैं हमारे उनसे कम है,
जहां पर भाजपा का शासन दिल्ली के लिए तो बढ़ रहे हैं ना सर। सब देखिए दिल्ली के लिए बढ़ रहे हैं, दूसरों के से कंपेयर करके आलोक जी बताइए, जो मीटर जो है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज से पहले के मीटर में आज के रीडिंग में आप इतना फास्ट चल रहा है। एक मिनट सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, अगर किसी निजी कंपनियों ने सर जो आपके मीटर लगाए हैं उससे 3 गुना ज्यादा बिल आ रहा है। ज्यादा भरने पड़ेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो मीटर गलत थे वो बदले नहीं गए, पहला मुद्दा वो बदले गए। और अगर अभी भी कोई मीटर गलत है तो हमारे जो साथी दल हैं वो क्या कर रहे थे अब तक 5 साल से? भाई वो तो बदलवाने के लिए क्यों नहीं कर रहे? केवल इलेक्शन नजदीक आ गया तो मुद्दा बना बिजली के सुनिए, बिजली के उसको क्यों भूल जाते हैं? आलोक जी बिजली के मुद्दे पे हर पार्टियों ने बिजली के अंदर जब भाजपा का शासन था 1600 से 1700 ट्रांसफार्मर प्रति वर्ष फूकते थे। हाँ। आज वो आंकड़ा 20 से 30 पर है। चलिए आपने वादा भी किया था दिल्ली वासी अपना पावर सप्लायर खुद चुन सकते हैं और बिजली की दरें घटा दी जाएंगी, वो वादा भी आपने पूरा नहीं किया है। ये भी एक जमीनी तौर पर सच्चाई मैं आपको बता दूं। देखिए अब बिजली निजी बिजली कंपनियों का मैं फिर बता देना चाहता हूं, बिजली का उत्पादन दिल्ली के अंदर केवल 2% है। 98% बिजली दिल्ली दूसरे राज्यों से खरीदती है। अच्छी बात है। किस तरह से अगर बिजली पूरे राष्ट्र के मुद्दे में महंगी हो रही है तो कैसे दिल्ली के लिए सस्ती हो सकती है? बिल्कुल बात सही हो, ठीक है। भाजपा कह रही है चिल्ला के हम 30% बिजली के रेट कम कर देंगे। मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं 30% रेट कैसे कम कर देंगे? और अगर 30% यहां दिल्ली में कम कर सकते हैं, भोपाल में आज तक उन्होंने कम क्यों नहीं किया जहां पर भाजपा शासित राज्य? फाइनल कमेंट में सबका लेना चाहूंगा सिंह साहब, अपने फाइनल कमेंट संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। कैसे उपस्थिति मौजूद कराएगी एनसीपी दिल्ली के अंदर, क्या लगता है संक्षेप में सर प्लीज सिंह साहब? देखिए जी, ऐसा है कि दिल्ली की जनता को कोई ये समझे कि वो नासमझ है, तो ऐसा नहीं है जी। हर चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक फिक्स मत प्रतिशत कांग्रेस और भाजपा से अलग दलों को दिया है जी, और उसका वाजिब उन्हें नतीजा नहीं मिला। इस बार क्योंकि हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी पार्टी को वो मत मिलेगा जो बहुत कारगर सिद्ध होगा, जिसमें हमारी संख्या बल बहुत कायदे से आप विधानसभा में देखेंगे। आलोक जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। और दिल्ली में जिस तरह से और 15 वर्षों में जो विकास जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं दिल्ली की जनता देख रही है और इसी विकास के आधार पर चौथी बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूं 45 से प्लस सीटें हमारी। चलिए दीपिका जी संक्षेप में 45 से प्लस सीटें आपके हाल क्या? दिल्ली में जिस प्रकार से कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है, करप्शन के घोटाले किए हैं, क्राइम रेट ऊपर गया है और अनएम्प्लॉयमेंट और जो एमसीडी का जो मुद्दा है उस पे ना स्टेट्स गवर्नमेंट ने ना केंद्र की सरकार ने एडिक्वेट फंड्स दिए हैं, ना ही उस पे कोई रुचि दिखाई है। तो आम आदमी ये बात देख रहा है कि आज उसकी जेब में पैसा नहीं है और उसको दिक्कत ही दिक्कत है। भ्रष्टाचार अभी भी बड़ा मुद्दा आपके लिए तो भाजपा को पूर्ण बहुमत अवश्य मिलेगा। पूर्ण बहुमत। देखिए दिल्ली में महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, रेप, बलात्कार, पानी कमी, सड़क सब कुछ है। इन सबके बावजूद ये लोग आपस में लड़ेंगे। एक नई किरण के रूप में नीतीश कुमार जी को, शरद जी को देख रहे हैं। दिल्ली में जदयू अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और मैं जहां तक समझता हूं कि ला की कहे असेंबली हंग होगा। अच्छा, आपके स्तर पे भी सर 3-4 कॉम्पिटिटर आपके हैं, उसमें एनसीपी भी है, उसमें ठीक है। हम तो बोले हमने तो ये नहीं कह सकते क्या होगा। हमने तो कहा कि हमने कहा ये तो कहा कि हंग असेंबली होगा और बहुत बड़ी भूमिका मेरी रहेगी। समय तय करेगा, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो समय अपने आप में डिसाइड करेगा कि दिलचस्प होगा आगे देखना कि किस तरह से यहां से ये पूरे चुनाव जाते हैं और कौन कौन से मुद्दे यहां पर हावी रहेंगे, किसको उसका फायदा मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार।
कहते हैं जिंदगी एक सफर है,